क्लास 10 वेलकम टू आइडिया फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज एग्रीकल्चर। बिफोर वी बिगिन रीडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द चैप्टर, आई वांट यू टू नो अबाउट एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर क्या होता है, राइट? ओके, सो एग्रीकल्चर बहुत सारी छोटी छोटी क्लासेस में आपने ये वर्ड सुना है, ये वर्ड पढ़ा है। इनफैक्ट मैं बहुत दूर नहीं जा रही हूँ। अगर हम जो हमारे इकोनॉमिक्स पर आ जाएं, तो जितने बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ ली होगी या वो लेक्चर अटेंड किया होगा, दे मस्ट बी नोइंग कि वहां पे भी हमने चैप्टर नंबर 2 द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिस्कस किया है, प्राइमरी एक्टिविटीज विच इज मेंशन हियर। ओके, सो अगर आप दूसरे शब्द में और एक भाषा में इसको समझें तो दिस इज फार्मिंग। ठीक है, जब हम प्रोड्यूस करते हैं कुछ फार्म लैंड पर, वो एग्रीकल्चर है, वो फार्मिंग एक्टिविटी है, और ये इंडिया की प्राइमरी एक्टिविटी है। मतलब अगर ये ना हो तो हम कहीं स्टैंड ही ना करें। शायद स्टैंड करना तो छोड़ दो, हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम खा भी रहे हैं तो ऑल बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। So we, according to our analysis, have come to a conclusion that 2/3 of population in India is engaged in farming। मतलब कि 2/3 हिस्सा फार्मिंग कर रहा है भारत का पॉपुलेशन। केवल 1/3 पीपल कहीं और engaged है। तो आप देखो कितना बड़ा और मेजर पोर्शन में लोग फार्मिंग कर रहे हैं। सेकेंडली, ये एक प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन इकोनॉमिक्स दैट वी हैव 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। Out of the 3 sectors, this includes in primary sector, right? Then coming on to third aspect, it produce raw material for other sectors. ठीक है, ना सिर्फ केवल आपको खाना दे रहा है। एग्रीकल्चर सेकेंडरी सेक्टर, जो हमारा सेकेंड सेक्टर आता है, उस सेक्टर को रॉ मटेरियल भी देता है। अब आप फटाफट से दिमाग लगाइए और सोच के बताइए कि कितनी इंडस्ट्रीज अपना रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ले रही हैं। हाउ मेनी इंडस्ट्रीज, द नेम्स ऑफ इंडस्ट्रीज डू यू नो? सोचो। सबसे जल्दी फटाफट आने वाला नाम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन ग्रो होता है तभी तो कॉटन बनता है वहां जाके। समझ में आ रहा है? सिल्क इंडस्ट्री। देन बहुत सारी हैं। आप रबर इंडस्ट्री ले लीजिए, आप कोई फूड इंडस्ट्री ले लीजिए। फूड इंडस्ट्री तो कंप्लीटली यहीं पे डिपेंडेंट है। जब तक उन्हें एग्रीकल्चर का क्रॉप नहीं मिलेगा, दे कैन नॉट प्रोसेस इट फर्दर। समझ में आ रहा है? गेटिंग माय पॉइंट? सो बहुत सारी है बेटा, ये तो एक झटपट आने वाली दिमाग में नाम है। अगर आप बैठ के लिस्ट बनाएंगे तो देयर आर मल्टीपल, मतलब मैं कहूँ कि 99% इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होंगी इन वन फॉर्म और द अनदर फॉर्म, राइट? तो इसके हिसाब से जब हम इनको एग्रीकल्चर को हमने देखा और स्टडी किया कि भाई जब एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे काम कर रहा है, तो उस हिसाब से क्या एग्रीकल्चर लोग कैसे कैसे करते हैं? क्या सब लोग एक ही तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं, या उनके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, या उनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, मेथड्स हैं, प्रोसेसिंग्स हैं? तो जब हम लोग उसको बेटा सर्वे करने बैठे और उसको स्टडी करने बैठे, सो वी केम ऑन टू अ कंक्लूजन दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग टू। हमारे पास फार्मिंग भी अलग अलग तरीके से होती है। फर्स्ट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये बहुत छोटी स्केल की फार्मिंग है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। एंड थर्ड वी केम ऑन टू कमर्शियल फार्मिंग, जिसमें आता है प्लांटेशन बहुत लार्ज स्केल पर। अब ये सब क्या है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द इमेजेस, क्योंकि ज्योग्राफी में बिना नहीं देखा नहीं तो पढ़ा नहीं। तो ज्योग्राफी में आई बिलीव कि आप देखिए और फिर ही चीजों को पढ़िए। तो हम देखेंगे, पिक्चर्स देखते जाएंगे, और साथ के साथ इनको, आज का हमारा कंसेप्ट यही है बेटा लेक्चर का, कि हम ये प्रिमिटिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग को डिटेल में समझें, क्योंकि ये हमारे 10th स्टैंडर्ड का कोर है, बेसिक है। एग्रीकल्चर क्या होता है आप बहुत जूनियर्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आज भी हमने डिस्कस किया वापस से। ओके, सो वी विल बिगिन आवर चैप्टर स्टडी विद प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, राइट? लेट्स हैव अ लुक। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो सबसे पहले अगर हम फार्मिंग की बात करें तो वी विल हैव अ चार्ट। सबसे पहले एक डिवीजन देखो। तो बेटा टाइप्स ऑफ फार्मिंग में जो डिवीजन था वो मैंने आपको 3 तो बताए ही थे, दैट इज प्रिमिटिव, इंटेंसिव एंड कमर्शियल। थोड़ा सा अगर आप इसको
ब्रॉड बेसिस पर देखेंगे तो यू विल कम टू नो कि इंटेंसिव इसका नाम है, सबसिस्टेंस फार्मिंग इसका नाम है। सबसिस्टेंस फार्मिंग में दो कैटेगरीज आती है, प्रिमिटिव और इंटेंसिव, क्योंकि ये एक जैसी होती हैं लगभग, ठीक है। जो दूसरी कैटेगरी हो जाती है वो आपकी हो जाती है कमर्शियल, और कमर्शियल में आपके पास एक ही सब कैटेगरी है, दैट इज प्लांटेशन, ठीक है। वेरएज अगर हम उसमें देखें आपकी सबसिस्टेंस फार्मिंग में बेटा, तो हमारे पास जब प्रिमिटिव फार्मिंग आता है तो प्रिमिटिव फार्मिंग में भी हमारे पास एक और कैटेगरी है, एंड दैट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक, जिसके बारे में आपने पढ़ भी रखा होगा इन योर जूनियर क्लासेस, बट टुडे अगेन आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या होता है एंड वी विल रीड दैट। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन विथ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। बेटा प्रिमिटिव वर्ड आपको बता रहा है कि ये फार्मिंग कैसी होगी। सबसे पहले प्रिमिटिव पढ़ने से पहले एक बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि ये जो हमने डिवाइड की है ना कैटेगरी, ये किस बेसिस पर डिवाइड की है। सो दीज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, ठीक है, एंड सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, ऑल दोज हु आर मेंटेनिंग देयर पर्सनल नोट्स उनको थोड़ा ईज हो जाता है। तो फिर से अगर मैं रिपीट करूं तो ये डिपेंड करता है ऑन द एनवायरमेंट, ऑन टेक्नोलॉजी, ऑन लेबर एंड ऑन सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस। ये फार्मिंग डिपेंड करती है, ठीक है, उनकी बेसिस पर हमने ये कैटेगरीज बनाई हैं। सो ये आपके सवाल दिमाग में जरूर आया होगा कि हमने कैसे, किस बुनियाद पे डिवीजन किया, तो हमने इन बुनियादों पे डिविजन्स किए हैं। ओके, सो अब पढ़ेंगे प्रिमिटिव। देखो वर्ड बता रहा है, प्रिमिटिव चीज किसको कहते हैं? जो चीज छोटी होती है वो प्रिमिटिव होती है, ठीक है, छोटी, प्रिमिटिव, ठीक है। तो ये तरीके की जो फार्मिंग होती है ये बहुत फ्यू लोग करते हैं इंडिया में, बहुत कम लोग करते हैं बेटा। वही लोग करते हैं जो अपने घर को चलाने के लिए फार्मिंग कर रहे हो, मतलब उनका फार्मिंग से लेना देना सिर्फ उनका घर चलाने तक होता है, किसी और इंटेंशन से वो लोग फार्मिंग नहीं करते हैं, ठीक। छोटा सा लैंड होता है इनके पास, और इनके पास छोटे छोटे से टूल होते हैं, जैसे कि देखो लुक इनटू द पिक्चर, हो गया, दाव हो गया, डिगिंग टिक्स हो गए, ठीक है। इनकी मदद से ये खुद अपनी फैमिली के साथ, बहुत से बहुत इनकी फैमिली लग जाती है, अपनी फैमिली या फिर खुद या फिर अपनी कम्युनिटी के साथ मिलके ये लोग छोटी सी फार्मिंग करते हैं, और उसी फार्मिंग पर इनका पूरा परिवार डिपेंडेंट होता है खाने के लिए। साथ में बड़ी अहम बात, जब हम बात कर रहे थे भाई एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में इनकी फार्मिंग डिपेंड नेचुरल फैक्टर पर ही होती है। फर्टिलिटी के लिए ये सॉइल में बहुत ज्यादा मेन्योर नहीं डाल पाते, इतना इन पे इनपुट ही नहीं होता कि ये डाल पाए, तो ये नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंडेंट होते हैं, मॉनसून रेन पे डिपेंडेंट होते हैं। मान लो कभी बारिश नहीं पड़ी, सूखा पड़ गया, तो इनके पास फैसिलिटी नहीं है, ट्यूबवेल्स नहीं है, ये मॉनसून रेन पे डिपेंडेंट रहेंगे। हुई बारिश तो क्रॉप हो गया, नहीं हुई तो नहीं हुआ, समझ रहे हो। इस तरीके की कंडीशंस में अगर आप देख रहे हो कोई फार्मिंग हो रही है तो वो आएगी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में। समझ आ गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसी में हमने एक और कैटेगरी पढ़ी थी बेटा, इसमें हमने कैटेगरी पढ़ी थी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये आपने पहले भी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है कि भाई स्लैश और बर्न या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को ही हम स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। अब देखो स्लैश और बर्न अपने आप में समझाएगा आपको कि ये क्या है। स्लैश और बर्न, स्लैश मतलब किसी भी चीज को साफ कर देना, सरे से काट देना। आप ये समझ लो गंजा जो होता है ना वो स्लैश होता है, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा। ये मैं जो गंजा आपको समझाने की पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, या आप रिजेंबल कर लो किसी आदमी के सर से जिसके सर पे बाल नहीं है। सेम इज अ लैंड, किसी भी लैंड को इस तरीके से साफ कर देना बिल्कुल, इस स्लैश, ठीक है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, एक लैंड को क्लियर कर देंगे, उसके बाद उनकी जो फैमिली होगी वो उसी लैंड पर ग्रो करती है फूड क्रॉप, ठीक है। अब मान लो जब उन्होंने फूड क्रॉप ग्रो किया तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई होगी, ठीक है। तो फार्मर क्या करेंगे, फार्मर किसी और जगह पर चले जाएंगे, वो दोबारा से उस लैंड पर ग्रो नहीं करेंगे। अब इस तरीके के लोग कौन होते हैं? आप लोग तो ये सोचते होंगे ना कि भाई जैसे मेरा ये फार्म है, मेरी ये जमीन है। आजकल क्या सिस्टम है, आप लोग कैसे रहते हो, आप लोग सिविलाइज्ड हो। भाई ये मेरी जमीन है, ये मेरी ही रहेगी और मैं यही काम करूंगा जब तक जिंदा रहूंगा, ठीक है। यही तो कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जो नोमैडिक पीपल होते हैं,
ठीक है, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं वो लोगों का ये पैटर्न नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आज इस जमीन पर ग्रो कर रहे हैं कुछ, तो जब इनका सारा फार्मिंग खत्म हो जाएगा वो कल कहीं और होंगे, किसी और देश में होंगे, प्रांत में होंगे, किसी और लैंड पर होंगे। तो उनका ये तरीका होता है कि जब वो किसी और लैंड पर जाएंगे उन्हें क्या पता कि उस सॉइल में जो मेरे से पहले यहाँ काम करके गया है उसने क्या ग्रो किया, क्या सॉइल में न्यूट्रिएंट है भी या नहीं। तो वो क्लियर करते हैं लैंड को, ठीक है, जला देते हैं लैंड को, ताकि उसकी सारी जो उसमें पुराने फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो सब खत्म हो जाएं। उसके बाद उस लैंड को छोड़ देंगे कुछ महीनों के लिए ताकि वो अपनी नेचुरल फर्टिलिटी रिगेन कर ले, और एक बार जब उनका लैंड तैयार हो गया ग्रो करने के लिए उस पर वो अपना प्रोडक्टिविटी करेंगे, ग्रो करेंगे, और फिर उसको हार्वेस्ट करेंगे, अपना कमा लेंगे, लाइवलीहुड चला लेंगे, और उसके बाद फिर वो कभी किसी और लैंड पर चले जाएंगे। क्लियर है? सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। अब बच्चों इसका सिर्फ 2 नाम नहीं है। देखो ये 10th स्टैंडर्ड की अब बुद्धिमत्ता आ गई। छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो हम उन्हें सिर्फ इतना पढ़ाते हैं कि स्लैश और बोन क्या होता है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में हो तो आगे पढ़ना पड़ेगा। तो अलग अलग स्टेट्स में, हमारे इंडिया में ही इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप हर जगह इसको शिफ्टिंग नहीं बोल सकते, लोग नहीं पहचानेंगे। आप हर जगह से स्लैश एंड बर्न नहीं बोल सकते, लोग नहीं पहचानेंगे। आपको उनके प्रांत का नाम लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन मार्क है कि किस स्टेट में इसको किस नाम से बोला जाता है। तो चलो फटाफट हम मैप की हेल्प से देखते हैं कि किस स्टेट में इसको किस नाम से। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी कि किस किस पार्ट ऑफ द कंट्री में इसको किस नाम से जाना जाता है। जूमिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन आता है ये बोर्ड एग्जाम का। 1 मार्क क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। जूमिंग कहा जाता है इसको इन ऑल नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे कि आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। क्लियर? पामलाव कहा जाता है मणिपुर में। दीपा, अगेन 1 मार्क क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार दीपा पूछा गया है, जूमिंग पूछा गया है। दीपा कहा जाता है इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑल्सो। ठीक है, और अगर आप इसको आगे बढ़ोगे तो बहुत सारे नाम हैं इसमें दैट वी यूज टू कॉल इट। ठीक है, वो मैं बोलती जाती हूँ, आप देखते जाइए। इसको कहा जाता है दहिया या बेवार इन मध्य प्रदेश। पोंडू और पेंडा कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कोमन या ब्रिंगा कहा जाता है उड़ीसा में। कुमारी कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स में। और ये वेलरू या वॉल्टर, ये भी 1 मार्क में आ चुका है बेटा बोर्ड एग्जाम में, अगेन इंपॉर्टेंट है। वेलवे या वॉल्ट्रे कहा जाता है सदर्न ईस्टर्न राजस्थान में। फिर एक 1 मार्क का इंपॉर्टेंट जो अक्सर पूछा जाता है, खिल कहा जाता है, कहाँ कहा जाता है, तो खिल कहा जाता है हिमालयन बेल्ट पर पूरी। ठीक है, कुरुआ कहा जाता है झारखंड में, कुरुआ इन झारखंड। तो ये वो सारे मैंने आपको दिखा दिए स्टेट्स जहाँ पे अलग अलग नाम से अलग अलग पहचान है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की या स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर की। ओके, ये आप ध्यान में रखेंगे। जूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीपा इज वेरी इंपॉर्टेंट, खिल इज इंपॉर्टेंट, देन वेलरे एंड वॉल्टर इज इंपॉर्टेंट। ये सब 1 मार्क में पूछे जा चुके हैं इन द प्रीवियस ईयर्स। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कैटेगरी एंड दैट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? So this type of farming is practiced in the areas of very high population, pressure on land। मतलब देखो, कहने का मतलब ये है कि primitive मतलब कम लोग और छोटा लैंड। इंटेंसिव मतलब इंटेंसिव कोई चीज कब हो जाती है? जब वो प्रेशरेबल हो जाती है। जब हम कहते हैं हाई कितना इंटेंसिव हो गया है, मतलब प्रेशर बढ़ गया है। ठीक है, लैंड पर जब बहुत हाई पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ जाता है तो वहां इंटेंसिव फार्मिंग होने लगती है। यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल्स। ठीक है, इरिगेशन के लिए ये हायर प्रोडक्शन मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी ये लोग यूज़ करते हैं। साथ में क्या करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन। अब देखो क्या होता है कि जैसे राइट ऑफ इनहेरिटेंस की जब एक्ट आई थी कि भाई पिता की प्रॉपर्टी उसके बच्चों में बराबर बांट दी जाएगी, तो एक लैंड जो कि बड़ी थी उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, आपने लेबर लगा रखी थी वहां पे। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी कहते हैं इसको। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का दूसरा नाम है लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। अगर बोर्ड एग्जाम में लेबर इंटेंसिव फार्मिंग के नाम से पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। तो लेबर इंटेंसिव का मतलब समझ रहे हो, एक ही लैंड पे बहुत ज्यादा लेबर काम कर रही है,
वो सारे आपके बायोकेमिकल इनपुट का भी इस्तेमाल कर रही है, वो अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी भी दे रही है, मानसून रेन पे डिपेंडेंट नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। आपने बहुत सारी इनपुट्स टेक्नोलॉजी भी लगा रखी है ग्रो करने के लिए, पर प्रॉब्लम इसमें तब आई बेटा जब ये हमारा राइट टू इनहेरिटेंस आ गया। इसमें क्या हो गया, पिता की प्रॉपर्टी बच्चों में डिवाइड बराबर बराबर होगी। तो अब बच्चे मान लो 6 हैं, लैंड उतनी की उतनी, तो आगे चल के क्या हो जाएगा, यही लैंड छोटे 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 टुकड़ों में आगे डिवाइड हो जाएगी। तब क्या ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि फिर लोग इसको केवल उतना ही इस्तेमाल कर पाएंगे जितना कि उनके खाने के लिए वो डिपेंडेंट होंगे उस पर। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी आगे चल के। तो यही डिफरेंस है बहुत बड़ा प्रिमिटिव और इंटेंसिव में। इंटेंसिव बड़े लैंड पर होती है, प्रिमिटिव छोटे लैंड पर होती है। इंटेंसिव में ज्यादा लेबर होती है, प्रिमिटिव में केवल फैमिली इन्वॉल्व होती है। इंटेंसिव में आप बायोकेमिकल इनपुट्स लगाते हो, प्रिमिटिव में आप मॉनसून पर डिपेंडेंट हो और सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंडेंट हो। यहाँ पे इरिगेशन के लिए आप ट्यूबवेल्स इस्तेमाल करते हो, वहां पे मॉनसून आप यूज करते हो। यहाँ कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, वहाँ आप सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करते हो, हो डेओ और अदर डिगिंग टूल्स। तो यही मैंने आपको सारे डिफरेंसेस दिखा दिए। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया है ना भाई। और इसी के साथ हमारी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के डिटेल्स भी खत्म होते हैं। अब आप आएंगे हमारी थर्ड कैटेगरी पे, एंड दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। वो नाम बता रहे हैं कमर्शियल। कोई भी चीज कमर्शियल कब होती है? व्हेन डू यू से कि ये कमर्शियल वेबसाइट सुना, ये कमर्शियल साइट है। कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं ये कमर्शियल साइट है। सो व्हाट इज कमर्शियल साइट? अगर कोई भी चीज आप अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, जिससे आपका पैसा आना जाना शुरू हो जाए, तब आप मुझसे कमर्शियल कहने लगते हैं। जब हम बाजार में किसी चीज का इस्तेमाल करने लगते हैं, वो कमर्शियल हो जाती है। तो कमर्शियल फार्मिंग मतलब अब हम फार्मिंग करेंगे इस पर्पस से कि हम उसको सोलली मार्केट में बेचने के लिए उगा रहे हैं। ठीक है, अब पहचानोगे कैसे कि ये कमर्शियल फार्मिंग है? सबसे पहले पहचान ढूंढते हैं। तो पहचान तो ये है, बहुत हाई, मतलब इंटेंसिव में तो आप थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे, कमर्शियल में बहुत हाई लेवल के HYV सीड्स यूज होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत लार्ज स्केल पर चाहिए होती है, बहुत मास स्केल पर इसका डेवलपमेंट होता है। समझ में आ रहा है? और लेबर तो इतनी लगी होती है कि पूछो मत। और इस तरीके के क्रॉप्स कहाँ कहाँ पे ग्रो होते हैं, तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल है राइस। हरियाणा और पंजाब में इतने बड़े लार्ज स्केल पे यूज होता है। आप उड़ीसा में चले जाइए, तो उड़ीसा में आपको वही राइस सब्सिस्टेंस क्रॉप मिलेगा, यानी कि लोग उसको अपने केवल खाने के लिए उगा रहे होंगे। लेकिन पंजाब और हरियाणा में वही राइस कमर्शियल क्रॉप की तरह इस्तेमाल होता है। लोग खाते कम हैं और इतने बड़े बड़े हेक्टेयर ऑफ लैंड्स पर उसको उगा के बेचते हैं कि आप यकीन नहीं मानेंगे कितना बड़ा होता है। जो बच्चे बिलोंग करते होंगे पंजाब और हरियाणा से, वो जानते होंगे। ठीक है, तो और अगर हम प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करें तो आप ऐसे समझ जाएंगे बेटा। देखो, दूसरी और सबसे बड़ी पहचान देख लो कि बहुत बड़े लैंड पे एक ही क्रॉप होगा, हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पड़ा होगा, लेकिन क्रॉप एक ही तरीके का ग्रो हो रहा होगा वहां पे। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है, और लोग उसके बाद उसको इंडस्ट्री में बेचते हैं, लोगों को नहीं देते, इंडस्ट्री में बेचते हैं। सो बहुत बड़े लेवल की कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। ठीक, तो किस तरीके की क्रॉप हम इस लेवल पे ग्रो करते हैं? टेक केयर बहुत होती है प्लांटेशन क्रॉप्स में, मतलब जितनी टेक केयर आप और क्रॉप्स में नहीं देते हो, उससे ज्यादा टेक केयर आप प्लांटेशन क्रॉप में देते हो। इंटेंसिव केयर मांगते हैं ये क्रॉप्स। ठीक है, जैसे कि टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब हमारे कमर्शियल क्रॉप्स हैं। गेटिंग? तो इसके साथ जब हम कमर्शियल क्रॉप उगाते हैं तो यही बात खत्म नहीं होती, उनको उगाने तक का मसला नहीं होता। यहाँ पे उगाने के बाद, ग्रो करने के बाद जरूरी होता है कि इनको इनकी इंडस्ट्रियल साइट तक पहुंचाया जाए। तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी इस्तेमाल होता है। फार्मर्स के पास बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है, नेटवर्क होता है बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का। जुड़ेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, तभी तो उनका जो क्रॉप है वो लार्ज स्केल पर बिचेगा और तभी तो वो कमर्शियल होगा। ना कि सिर्फ भारत में, बल्कि बाहर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं ये क्रॉप। टी कितना लार्ज स्केल पर बाहर जाती है भारत से। ठीक है, शुगर का इनका यूपी इतना बड़ा प्रोड्यूसर है कि आप मतलब क्या बोलूं मैं, जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं वो जानते हैं कितने लार्ज एरिया पर ग्रो किया जाता है और क्या स्केल होता है ग्रो करने का। तो ये पहचान है प्लांटेशन क्रॉप की। मैं फिर से एक बार क्विक रिवाइज करवा देती हूँ, जो बच्चे हैंडी नोट्स बना रहे हैं उनको काम आएगा।
We have higher doses of modern inputs, HYV seeds, chemical fertilizers, insecticides and pesticides. ठीक है. Then जो second आप इसका point throw कर सकते हैं, single type of crop is grown on very large area. ठीक है. Third, it acts as an interface between an industry and the agriculture, यानी कि हम इसको इंडस्ट्री में बेच देते हैं. And then next जो आप यूज कर सकते हैं इसमें कि बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, पैसा बहुत लगता है, मतलब छोटे मोटे कम पैसों उसमें काम नहीं चलता जैसे इंटेंसिव में चल जाता है कि पैसा है तो भी उगा रहे हैं, नहीं है तो भी उगा रहे हैं. ऐसा नहीं है, यहाँ पे पैसा चाहिए ही चाहिए, थोड़ा मोड़ा नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए. सो कैपिटल इंटेंसिव है. साथ में माइग्रेंट लेबर्स, दूर दूर से लेबर बुलाए जाते हैं काम करने के लिए, इतने ज्यादा लेबर चाहिए होती है यहाँ पे. लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड होता है और जो क्रॉप होता है वो केयर इंटेंसिव होता है. ठीक है. द क्रॉप इज केयर इंटेंसिव. सो दीज ऑल पॉइंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर 5 मार्क क्वेश्चन. एग्जाम्पल्स के तौर पर राइस हैज बीन थ्रोन टू यू इन पंजाब एंड हरियाणा, देन टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना. ये सब आपके कैसे हैं, ये सब आपके प्लांटेशन क्रॉप हैं. और एक पॉइंट और लिख लीजिए, इन कमर्शियल फार्मिंग अ गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड टू प्ले द रोल ऑफ मार्केट प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ. ठीक है. डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके. सो विद दिस आज हम हमारे तीनों कैटेगरीज बड़ी बड़ी, और अगर हम कुल मिला के पढ़े तो हमने 5 कैटेगरी पढ़ ली है. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें कि हमने फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी पढ़ा बेटा. फिर हमने देखा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, फिर हमने पढ़ा कमर्शियल फार्मिंग, फिर हमने उसमें देखा प्लांटेशन क्रॉप. सो विद दिस आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करूंगी. ऑलरेडी बहुत सारा डेटा है. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्लास 10 के जितने बच्चे ये देख रहे हैं, बेटा जब मैं समझा रही हूँ हाथों हाथ अपनी एक नोटबुक लेके बैठा करो और हैंडी नोट्स बना लिया करो, क्योंकि किताब से वही चीज पढ़ना बहुत मोनोटोनस हो जाता है बच्चों के लिए. और यहाँ पे मैं आपको पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको मजा भी आ रहा है और आपको समझ भी आ रहा है, तो वहीं लिखते जाओ उसको, सो दैट आपको दोबारा जरूरत ही ना पड़े इस पे एफर्ट डालने की. ओके. सो टेक केयर, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और भी बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बाय बाय.